नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी लाट्स स्कीम के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। रिसेंटली एमपी लाट स्कीम से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आया था, इसलिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हमारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले न्यूज में क्यों आया था। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है जितने भी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स है एमपी लैट्स फंड्स के, वो भी 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के, वो अभी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में इशू करेंगे 2021-22 में। अब इस न्यूज को समझने के लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताना होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि ये एमपी लैट्स होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, आप देखिए इस स्कीम के अंदर हर एमपी को, चाहे वो लोकसभा एमपी हो या राज्यसभा एमपी हो, इनको सेंटर की तरफ से 5 करोड़ रुपीस दिया जाता है हर साल। किस लिए दिया जाता है? कुछ पब्लिक वर्क्स करवाने के लिए या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवाने के लिए। अब ये पैसे जो है डायरेक्टली इनके अकाउंट में तो नहीं दिया जाएगा, ये केवल रेकमेंड कर सकता है रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि ये सब काम करवाओ, पैसे आपको मिल जाएगा। कहां से? एमपी लैट्स स्कीम से। अब आप ये सोच रहे होंगे एमपीज के लिए तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लोकसभा एमपीज के लिए तो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राज्यसभा के लिए कम से कम स्टेट्स तो है। अब राज्यसभा के एमपीज को अपने अपने स्टेट से, जिस स्टेट से वो चुन के आया है उधर कहीं भी काम करवा सकता है। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए क्या होगा? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा तो अभी के लिए नहीं है, पहले था 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, पर अभी वो कैंसल्ड है जनवरी 2020 से। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है मैं आपको बता देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2020 से 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लोकसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, उनको कैंसिल किया गया था, इसलिए केवल राज्यसभा में नॉमिनेटेड है। ठीक है, अब ये राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उनको भी मिल जाते हैं पैसे। उनके पैसे वो हमारे देश में कहीं भी कुछ पब्लिक वर्क्स करवाना है उसके लिए यूज कर सकता है। ठीक है, समझ गया। अब न्यूज में आता है। देखिए प्रॉब्लम ये हुआ था दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी खर्च उठाना पड़ा था जो एंटिसिपेटेड नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब कैंसिल किए थे। जितने भी वेलफेयर एक्सपेंसेस थे ना, जैसे एमपी लैट स्कीम जैसे कई सारे स्कीम्स को कैंसिल किया पैसे बचाने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला 2020-21 के एंड 2021-22 के एमपी लैट स्कीम स्टैंड्स कैंसल्ड। इन 2 फाइनेंशियल ईयर में पैसे नहीं दिया जाएगा। पर प्रॉब्लम यह हुआ था दोस्तों, 2019-20 के कई सारे काम पेंडिंग थे और पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स थे, और जब ये सडनली कैंसिल किया तो वो पैसे भी नहीं मिला था। तो काफी सारे एमपीज ने ये कंप्लेन किया था, ये 2019-20 के जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स है वो तो दे दो, हमने काम ऑलरेडी शुरू कर चुका है। अब इसके लिए एक मीटिंग बुलाया था और गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि जितने भी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स है 2019-20 के वो दिया जाएंगे। ठीक है, स्पेंडिंग had already halved before the government suspended the scheme for 2 years in April last year and diverted the funds for managing the COVID-19 pandemic. COVID-19 पैंडेमिक को मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे को डाइवर्ट किया था, पर ऑलरेडी 19-20 के काम आधा हो चुके थे, इसलिए गवर्नमेंट अभी इसे पैसे दे रहे हैं। अब इसमें काफी सारे कंसर्न्स हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जुड़े। अब दोस्तों एमपी लैट स्कीम के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ये फॉर्मुलेट हुआ था 1993 में टू एनेबल एमपीज टू रेकमेंड डेवलपमेंट वर्क्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क्स को रेकमेंड कर सकता है, करवा नहीं सकते। किसको रेकमेंड करेगा? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रेकमेंड करेगा। और पैसे कहां से आएंगे? एमपी लैट स्कीम से आएंगे। कितने पैसे आएंगे? 5 करोड़ हर साल। ठीक है, आप देखिए पहले ये स्कीम था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंदर। 1994 अक्टूबर को ये स्कीम ट्रांसफर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। तो करंटली एमपी लैट स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था तब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब थे। वैसे पीवी नरसिम्हा राव साहब के विजनरी गवर्नेंस को अभी भी लोग हेल करते हैं, वो अलग बात है। देखिए, और एमपी लैट स्कीम के अगेंस्ट भी कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है करके। पर 2010 के जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया एमपी लैट्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड।
कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 282 के बारे में आपने सुना होगा। आर्टिकल 282 ये कहता है दोस्तों, यूनियन एंड स्टेट हैव द पावर टू मेक ग्रांट्स फॉर ए पर्पस इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पर्पस फॉल्स इन 7th शेड्यूल। तो सबसे पहले 7th शेड्यूल क्या है, जिसमें 3 लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। अगर इन तीनों लिस्ट में कोई एक पर्टिकुलर मैटर नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक पर्पस के लिए मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम करवाना है, तो इस तरह की ग्रांट्स या स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह आर्टिकल 282 के अंदर एमपी लैट स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आप देखिए, ऑल्सो द स्कीम फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ पब्लिक पर्पस एमिंग फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अब ये पब्लिक पर्पस के अंदर आना भी तो चाहिए ना, जो काम वो करवा रहा है। आप देखिए, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या क्या काम होना चाहिए, ये हमारी संविधान स्टेट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है डीपीएसपी के थ्रू। मतलब ये सब काम आप अगर करवाओगे एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है, पर गवर्नमेंट को लैक ऑफ फंड्स के कारण, लैक ऑफ टाइम के कारण, ठीक है, कुछ डीपीएसपी में जितने भी लिखा है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं वो, इसलिए डीपीएसपी जो है एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स भी नहीं है। मतलब डीपीएसपी में जो भी लिखा है वो एक गवर्नमेंट ने नहीं कराया करके हम कोर्ट नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो डीपीएसपी है, दे आर डायरेक्टिव ओनली। मतलब ये काम अगर आप करवाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारी डीपीएसपी में ये लिखा है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में। अगर इसके लिए अगर आपको कुछ करना है तो आप करो। तो इसी तरह डीपीएसपी हो गया ना, एमपी लैट्स भी हमारी पब्लिक वेलफेयर के लिए ऐसे 5 करोड़ सेंटर दे रहा है हर एमपी को। ठीक है, तो ये समझ गया, कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है। ऑल्सो देर आर रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स फॉर द स्कीम एज इट कम्स अंडर द आरटी एक्ट। तो अकाउंटेबल भी है ये पर्टिकुलर स्कीम जो है, क्योंकि ये आरटी एक्ट के अंदर आता है। आरटी एक्ट 2005 के बारे में आपने सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप सीधा सीधा आरटी डालो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट, क्रिटिसिज्म ऑफ द स्कीम। अगर आपसे एग्जामिनेशन में एमपी लैट स्कीम के बारे में पूछा तो आपको क्रिटिसिज्म क्या है, कंसर्न्स क्या है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो आप ये सब पॉइंट्स बोल सकते हो। सबसे पहला है अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए, कोई भी एक पब्लिक वर्क का प्लानिंग करके इंप्लीमेंटेशन करना किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का काम है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जब मैं बोल रहा हूं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों एक ही होता है मैक्सिमम केसेस में। आप देखिए, जब ये एमपीज को इसी तरह पैसे मिलता है, वो भी 5 करोड़, ये 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है इनको, 2.5 करोड़ का 2 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब जब इनको ऐसे पैसे मिलते हैं, इनकी मैक्सिमम कोशिश ये रहेगा मैक्सिमम काम करवाने का, है कि नहीं। आप ये डायरेक्टली तो करवा नहीं सकते, इनको भी जाना है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सामने। अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का जो काम है, एक्सिक्यूटिव रोल है, इंप्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग ऑफ वर्क का, इसके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि इनका तो वोट का सवाल है। जितना ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से करवाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उतना ज्यादा इनको वोट्स मिलेगा, सीधी सीधी बात है। तो एक पॉलिटिकल प्रेशर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के ऊपर रहेगा कि हमारे काम पहले करवाओ। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास ऑलरेडी हजारों काम होगा, जितने भी पब्लिक वर्क्स वगैरह आता है वो इनके अंदर तो आता है। तो दिस विल रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी ऑल्सो, क्योंकि इतने सारे रिकमेंडेशंस होंगे और ऊपर से ऑलरेडी इतने सारे वर्क्स होंगे, तो फाइनली क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। दिस विल रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी, क्योंकि एमपीज जो है प्रेशर करेगा कि मैंने जो काम बोला वो पहले करवाओ। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का अपना पावर है, एमपीज का अपना पावर है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो मेंटेन नहीं होगा इधर, एंड दिस विल रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी ऑल्सो। समझ गए आप। अब वीक मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम हैज लेड टू सीरियस एलिगेशंस ऑफ मिसयूज एंड करप्शंस। अब 93 से ये फॉर्मुलेट हुआ है, अब तो 2021 है। अभी तक का हिस्ट्री देखा जाएगा तो इस स्कीम का मॉनिटरिंग वीक है, ठीक से नहीं हुआ है। तो कई सारे मिसयूज करप्शन वाला केस भी रिकॉर्ड हुआ है। एंड अनयूज्ड फंड्स, सम मेंबर्स डू नॉट यूटिलाइज देयर फुल एंटाइटलमेंट। कई कई एमपीज जो है पूरे पैसे यूज ही नहीं करते हैं। आप देखिए, ये फंड जो है वैसे नॉन लैप्सेबल है, अगर सेंटर ने पैसे इश्यू नहीं किए तो ये अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, पर कुछ एमपीज क्या है, पैसे लेने के बाद भी काम जो है पूरा करवाते नहीं, उनके फुल एंटाइटलमेंट जो है उसको कभी कभी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बैठ जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है इस स्कीम का। आप देखिए इसके गाइडलाइंस क्या क्या है। एमपीज आर टू रिकमेंड एवरी ईयर वर्क्स कॉस्टिंग एटलीस्ट 15% ऑफ द एमपी लैट्स टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, इसमें भी एक छोटा सा रिजर्वेशन है। एमपीज को पूरे जो पैसे का 15% जो है
ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के ऊपर खर्च करना है, मतलब जहां शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा रहते हैं, जो पब्लिक वर्क से शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को बेनिफिट्स मिल सकता है, उधर खर्च करना है। एंड 7.5% जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी करना है, मतलब जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ द गाइडलाइन। तो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एमपीज का, जो एमपी लैट स्कीम में जो पैसे हैं वो इसी तरह एनफोर्स करने का। मतलब टोटल जो 22.5% जो है ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन जहां ज्यादा है उनके लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए यूज करना है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था एमपी लैट्स के जो 5 करोड़ है ये किसके पास आता है? ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास ही आएगा, अलग सा फंड एक आएगा, एमपीज के लिए रिजर्व होगा। अब क्या काम करवाना है ये एमपीज डिसाइड करेगा, पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को ये इंश्योर करना है जितने काम वो बोल रहा है उसमें 22.5% जो है किन के लिए होना चाहिए? SC/ST के लिए। आप देखिए, एमपीलैट वर्क्स कैन बी आल्सो बी इंप्लीमेंटेड इन द एरियाज प्रोन टू और अफेक्टेड बाय कैलामिटीज। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। देखिए कहां वो यूज कर सकता है, अगर कहीं कैलामिटीज हुआ है जैसे फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, एर्थक्वेक, हेलस्टॉर्म, अवलांच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहां यूज कर सकता है। ठीक है, आप देखिए, इट लेज डाउन ए नंबर ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे हॉल्ट स्टेशन, ये वो करवा सकता है इस पैसे से। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिकॉग्नाइज बॉडीज, अगर कोई बॉडीज बना है स्टैट्यूटरी बॉडीज या कोई रिकॉग्नाइज बॉडी, गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ कोई भी एक बॉडी, एक ग्रुपिंग बना है, उनके लिए दे सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए दे सकता है। इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास, तो इस तरह का काम वो करवा सकता है। ठीक है, गाइडलाइंस मेंशन टू यूज द एमपीलैट फंड्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग: स्वच्छ भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, वाटर कंजर्वेशन यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, संसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये सब जितने भी स्कीम्स है या योजना से वो उनके भी इंप्लीमेंटेशन के लिए एमपीलैट स्कीम को यूज कर सकता है। और भी एक लिखा है, इट कुड बी कन्वर्ज विद मनरेगा एंड खेलो इंडिया स्कीम्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स। अब एक चीज इनको याद रखना पड़ेगा, जो भी बनाएगा ना एसेट्स, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, और खेलो इंडिया स्कीम्स के लिए भी यूज कर सकता है एंड मनरेगा में भी अगर यूज करना तो यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे गाइडलाइंस है एमपीलैट स्कीम्स का। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बीच बीच में बोला, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, कौन कौन से, मतलब ऐसे एक स्टेटमेंट आ सकता है, नेचुरल कैलामिटीज में एमपीलैट स्कीम का यूसेज हो सकता है या नहीं। ठीक है, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। एमपीलैट स्कीम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने आपको बता दिया। अब जब भी एमपीलैट स्कीम से रिलेटेड कोई भी एक न्यूज आते हैं, आप उसको पढ़ के देखिएगा। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है, आपको न्यूज पढ़ने में मजा आएगा। एंड दिस इज द वे ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। harshitdwedi.com वेबसाइट विजिट कीजिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड डेली न्यूज कंपाइलेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।